गुड मॉर्निंग नर्सिंग ऑफिसर्स एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज भगवान गणेश का नाम लेकर हम अपने चैनल नर्सिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर अपनी फर्स्ट वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। इस फर्स्ट वीडियो में हम नर्सिंग एजुकेशन के फंडामेंटल्स को पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है सेल एंड टिश्यूज। मैं जैसे आपको पहले भी बता चुका हूँ, फंडामेंटल का अर्थ होता है बेस, मतलब आधार। इन चैप्टर्स में आपकी टोटल एजुकेशन का आधार नॉलेज है। आपको ये चैप्टर अगर अच्छे से समझ आते हैं तो आप आने वाले चैप्टर्स में बहुत आसानी से सभी कॉन्सेप्ट को इजीली ग्रैस्प कर पाएंगे और आपको पढ़ाई करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। चैप्टर के स्टार्टिंग में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की इंट्रोडक्शन के बारे में बात की गई है। ह्यूमन एनाटॉमी के सब्जेक्ट में हम हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, रिब्स हैं, बोन्स हैं या इंटेस्टाइन्स हैं, इनकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, ये किस आकार के बने हैं, इनके अंदर किस तरह की ब्लड सप्लाई है, किस तरह की नर्व सप्लाई है और ये कौन सी प्लेस पे प्लेस्ड हैं, इन सभी चीज़ों को हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम ह्यूमन ऑर्गन्स की वर्किंग को समझते हैं, जैसे हार्ट कैसे फंक्शन करता है और यह किस तरह शरीर को हेल्प करता है, ये सब कुछ हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इससे आगे चैप्टर में ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए 6 भागों में डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमारा शरीर 30 से 37 लाख करोड़ सेल से बना होता है। यह सेल एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, जिससे हम अपनी जिंदगी को आराम से जी पाते हैं। इसे आप एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं, हमारे देश में टाटा नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसमें लाखों लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं और कंपनी को सक्सेसफुली चलाते हैं और वो देश की सेवा करती है। इसी तरह से सभी तरह के सेल हमारे शरीर में काम करते हैं और हमें जीवित रखते हैं। सेल हमारे शरीर का सबसे छोटा हिस्सा है, वर्किंग यूनिट। सेल ही सारे शरीर के कामों को अंजाम देते हैं। अगर हम शरीर को सबसे छोटे हिस्से में फ्रैक्शन में चेंज कर दें और सबसे छोटे हिस्से में लिविंग पोर्शन को देखें तो वो एक सेल है। इसीलिए सेल की इतनी इंपॉर्टेंस है। हम अगर सांस लेते हैं तो इवेंचुअली अगर हम देखें तो हमारे सेल ही सांस लेते हैं, और अगर हम एक्सक्रीट करते हैं तो हमारे सेल ही एक्सक्रीट करते हैं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप इसे डिटेल में बहुत अच्छे से समझिए। सेल ही हमारे शरीर में ग्रोथ को उत्पन्न करते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी की प्रोडक्शन को सेल करते हैं और किसी भी तरह के रिस्पॉन्स को करने की ताकत भी हमें सेल ही देते हैं। शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, आंखों से देखना, खाने का पचना, हमारा चलना, हमारे दिमाग द्वारा सोचे जाना, सब कुछ सेल की वजह से ही होता है। अलग अलग अंगों में अलग अलग शेप के सेल होते हैं जो अलग अलग तरह के कामों को करने के लिए सक्षम होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे ब्रेन में नर्व सेल। नर्व सेल कंडक्शन का काम करते हैं और इसी तरह से हमारी बोन्स में बोन सेल्स होते हैं जिनका काम स्ट्रेंथ को बियर करना होता है। इसके बाद हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू को ऊतक कहते हैं। जब एक तरह के दो सेल मिलकर इकट्ठे एक ही लेवल पर काम करते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं जिसे टिश्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब स्किन के सेम तरह के सेल इकट्ठे हो जाते हैं तो स्किन को बनाते हैं, और स्किन एक तरह से हमारा स्किन बैरियर प्रोटेक्शन का काम बहुत अच्छे से करती है। इसी तरह से बाकी ऑर्गन्स में भी, जैसे लिवर में लिवर सेल्स इकट्ठे मिलकर लिवर के सारे कार्य को आसानी से करते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू यानी स्किन टिश्यू, नंबर 2 इज कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड, ये हमारे सारे शरीर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। एंड द 3rd इज मस्कुलर टिश्यू, ये मसल्स को बनाता है। और नंबर 4 पे है नर्वस टिश्यू जो नर्व कंडक्शन का काम करते हैं। इसके बाद अंग की बात करेंगे, ऑर्गन्स की बात करेंगे। 2 या 2 से अलग
प्रकार के टिश्यू जब मिलकर एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो इसे अंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट एक अंग है जिसमें नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू मिलजुल कर काम करते हैं और हार्ट की वर्किंग को निभाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम की। ऑर्गन सिस्टम में अंग और एसेसरी अंग मिलकर एक सिस्टम को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे शरीर का हार्ट और वेसल्स मिलजुल कर सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरा करते हैं और शरीर में सर्कुलेशन का काम इजीली करते हैं। इसके बाद नंबर 1 पे केमिकल लेवल्स पे आ जाइए। हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं, जिस धरती पे हम रहते हैं, यहाँ पर 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। यह एलिमेंट एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती हैं। सारी दुनिया की चीज़ें इन्हीं चीज़ों से बनी होती हैं। हमारे शरीर में भी यही मेटल्स एलिमेंट्स पाए जाते हैं। नॉर्मली हमारे शरीर में 26 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इनमें 4 मेजर एलिमेंट्स होते हैं जो 96% ऑफ टोटल बॉडी मास को बनाते हैं। इसमें से 65% ऑक्सीजन है, 18.5% कार्बन है और 9.5% हाइड्रोजन है और 3.2% नाइट्रोजन है। इसके बाद 8 लेसर एलिमेंट शरीर में उपयोगी होते हैं और इसके बाद 14 एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रेस क्वांटिटी में शरीर के लिए हेल्पफुल होते हैं। लास्ट में सभी ऑर्गन सिस्टम और पार्ट्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम और सेंस में काम करके हमारे शरीर को और हमारे मन को अच्छे से चलाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस को। ह्यूमन बॉडी में या लिविंग बॉडी में 6 बेसिक लाइफ प्रोसेस होते हैं जो उन्हें नॉन लिविंग चीज़ों से अलग करते हैं। इसमें सबसे पहले हम मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म बेसिकली शरीर में होने वाली सभी केमिकल रिएक्शन को एंटायरली ग्रॉसली देखने का एक सिस्टम है। ये 2 तरह का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटकर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं और एनाबॉलिज्म इसका ऑपोजिट होता है। इसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्पॉन्सिवनेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज ऑफ इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आपके सामने कोई शेर आ जाता है तो आप अपने शरीर को बचाने के लिए एक रिस्पॉन्स शो करेंगे जो सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट ही करते हैं। इसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएशंस होती हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? जैसे एग और स्पर्म मिलकर जाइगोट बनाते हैं, उस टाइम के बाद जाइगोट डिफरेंशिएट होकर डिफरेंशिएशन शो करके अपने अंग प्रत्यंगों को बनाता है। इसे ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसके बाद और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नॉन लिविंग और लिविंग को अलग करती है वो है रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन के माध्यम से वो अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाते हैं। 6 प्रोसेसेस में से कोई भी प्रोसेस अगर बंद हो जाए तो सेल, टिश्यू या बॉडी की डेथ हो जाती है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद हम बॉडी प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर को बीचों बीच 2 हिस्से किए जाएं, जिससे एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ का हिस्सा हो जाए और दूसरा हिस्सा राइट हैंड साइड की तरफ से इक्वली सिमिलर बराबर कटे हों, तो इसे सैजिटल प्लेन कहते हैं। फ्रंटल या कोरोनल प्लेन इस तरह से होता है कि हम शरीर के 2 टुकड़े इस तरह से करें कि छाती का हिस्सा एंटीरियर तरफ को आए और पीठ का हिस्सा पोस्टीरियर तरफ को आए, इस तरह से काटना होता है। इसके बाद आता है ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन इसे पेट के बीचों बीच से काटकर सिर के ऊपर के हिस्से को सुपीरियर पोर्शन कहते हैं और पैरों के हिस्से की तरफ को इंफीरियर पोर्शन कहते हैं।
अब हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, सेल हमारे शरीर में सबसे छोटी चीज है जो जिंदा है और हमारे शरीर को जिंदा रखती है और हमारे शरीर के लिए सारे काम करती है। इसलिए सेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल में जितने फंक्शन होते हैं उतने ही फंक्शन हमारे शरीर में होते हैं और हमें हर चीज को समझने में बहुत आसानी होती है। अगर हम सेल की वर्किंग को बहुत अच्छे से समझ लें तो हमें ये समझ आता है कि हम बीमार कैसे होते हैं, हमारी डाइजेशन कैसे होती है, रिप्रोडक्शन कैसे होती है और बीमारियों से बचा कैसे जाता है। हर चीज हमें बहुत आसानी से समझ आ सकती है। इसीलिए इस फंडामेंटल चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ह्यूमन सेल को समझने के लिए हम इसे 3 भागों में बांट देंगे। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमारी स्किन है, सेल की भी अपनी एक स्किन होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके बाद सेल का बीच का हिस्सा होता है, जैसे हमारे शरीर में मांस है, ये बीच का हिस्सा साइटोप्लाज्म कहलाता है। और इसके अंदर कोर में जो होता है, सबसे अंदर गोल हिस्से में, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। इन 3 फैक्टर्स पे ही हम सेल को पूरी तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल चर्बी की 2 लेयर से मिलकर बनती है और इसमें 3 तरह की चर्बी के मॉलिक्यूल या लिपिड मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जिसमें 75% फॉस्फोलिपिड, 20% कोलेस्ट्रॉल और 5% ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के सबसे जरूरी काम के बारे में डिस्कस करते हैं। सेल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि जैसे हम सांस लेते हैं, सेल भी सांस लेते हैं, पर सेल अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सांस लेते हैं। जैसे हम अपने मुंह से खाना खाते हैं, सेल को एनर्जी प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज की सप्लाई भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होती है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सेल मेम्ब्रेन ही ये डिसाइड करती है कि किस तरह के मैटर्स सेल के अंदर एंटर होंगे या नहीं होंगे। सेल के अंदर के ट्रांसपोर्ट को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव शब्द का अर्थ होता है सुस्त, जिसके अंदर सेल की कोई एनर्जी यूज नहीं होती है और ये ट्रांसपोर्ट अपने आप प्रेशर ग्रेडियंट या कंसर्न ग्रेडियंट की वजह से होता है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अगेन 3 पार्ट्स होते हैं। सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन शब्द का अर्थ है प्रसार। तो सिंपल डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की भी जरूरत नहीं होती है और ये सिंपल प्रोसेस से हो जाता है। इसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इसके अंदर हमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आप एक टब के अंदर एक टब के 2 हिस्से कर दीजिए, उसके बीच में एक मेम्ब्रेन रख दीजिए या एक जाली लगा दीजिए। एक हिस्से में आप एक चाशनी जैसा लिक्विड डालिए और दूसरे हिस्से में आप प्लेन वाटर डालिए। 10-15 मिनट के बाद आप देखेंगे तो चाशनी वाला हिस्से में भी पानी चला गया है और सादे पानी की जगह में भी चाशनी वाला मैटर पहुंच चुका है। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ये कैसे होता है? जब एक कंसंट्रेशन का लिक्विड डाइल्यूट हो जाता है और जो नॉर्मल डाइल्यूटेड वाटर होता है उसमें पार्टिकल्स आ जाते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस और ये आगे आकर भी बहुत ज़्यादा मैटर्स में यूज होता है, इसीलिए इसे समझना ज़रूरी है। वाले एक्टिव प्रोसेस ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जो ATP से प्रोवाइड की जाती है। इसके 2 टाइप है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि सेल के अंदर कोई भी रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल जिसे हमें सेल के अंदर लेके जाना है उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ATPs की। और एक्सोसाइटोसिस में हम क्या करते हैं, सेल के अंदर से जैसे कोई वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी यूज होती है उसे एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस एक सेल का अपनी डिफेंस मैकेनिज्म है। फेगोसाइटोसिस में अगर हमारे सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस चला गया है जो सेल को नुकसान पहुंचा सकता है,
तो सेल के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम जिस वायरस को ट्रैक कर लेते हैं और सेल के बाहर फेंक देते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। अब हम मेजर पार्ट साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म एक तरह का जेल लिक्विड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। इसमें जो जेल मटेरियल होता है उसे साइटोसोम कहते हैं, और इसके अंदर बहुत से काम करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे हमारे शरीर में अंग होते हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं। इस चैप्टर में हम एक एक करके सभी ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑर्गेनेलीज सेल के लिए बहुत जरूरी काम करते हैं और सेल जिंदा रहता है। साइटोसोल इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, यह फ्लूइड पोर्शन साइटोप्लाज्म का 55% टोटल सेल का वॉल्यूम बनाता है। इसके अंदर 75 से 90% तक वाटर होता है, आयंस होते हैं, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, प्रोटीन और फैट और एटीपीज होते हैं, और लास्टली इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लाइकोलाइसिस जैसी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेटिव साइकिल भी होती है। ऑर्गेनेलीज में सबसे पहले हम सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रोसोम सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस के पास एक ऑर्गेनेली होता है जो सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी डिटेल हम आगे सेल डिवीजन के चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। बेसिकली ये आरएनए के लिए भी प्रोटीन बनाती है जो बाद में डीएनए से इंफॉर्मेशन लेने के काम आती है। और राइबोसोम्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच्ड होते हैं वो ऑर्गेनेलीज के लिए, बाकी सभी ऑर्गेनेलीज के लिए प्रोटीन बनाते हैं। और जो फ्री राइबोसोम्स सेल के अंदर पाए जाते हैं वो साइटोसोल के लिए प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। कुछ राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के साथ होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम सेल के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। ये बेसिकली कोई भी बैक्टीरिया या वायरस होते हैं इन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं, और कोई भी डेड मटेरियल, डेड सेल्स मटेरियल को भी डाइजेस्ट करते हैं और सेल के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन का काम बहुत आसानी से करते हैं। इसके बाद हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो सेल वॉल और न्यूक्लियस के बीच में होती है। इसके दो मेजर टाइप्स होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बेसिकली प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, और दूसरी टाइप होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह बेसिकली लिपिड स्टेरॉइड्स बनाने का काम करती है, जैसे कि एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन के सिंथेसिस को करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। गोल्जी कॉम्प्लेक्स सारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये पतला मेम्ब्रेनस थैली के जैसे एक स्ट्रक्चर होती है जो प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सेल ऑर्गेनेलिस का ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है किडनी की जैसी, और इसका शेप और साइज होता है 0.5 म्यू डायमीटर तक। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम है एनर्जी को प्रोड्यूस करना, इसीलिए शरीर के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट वाले ऑर्गन होते हैं जैसे लीवर, किडनीज और मसल्स, इनके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ एक फोल्ड्स पाए जाते हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे कहते हैं, और अंदर के लिपिड पोर्शन को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने जीन्स होते हैं, और इस जीन्स के अंदर अपने जीनोम होता है और इसके अंदर अपने 37 जीन्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। ये सेल के अंदर सेंटर में पाया जाने वाला एक ओवल स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एक पेरेंट्स के पास जो इंफॉर्मेशन होती है कि उसका स्वरूप कैसा है, रंग कैसा है, उसकी
रेस कैसी है, ये इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स में जीन्स के ऊपर रहती है और यही इंफॉर्मेशन अब पेरेंट्स अपने बच्चों को पास करते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। ह्यूमन में सारे शरीर में जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसे जीनोम कहा जाता है और ह्यूमन जीनोम में तकरीबन 30,000 तक जीन्स होते हैं।